बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम उर्दू पंजाब क्लास 6 का सबक नंबर 17 पढ़ने लगे हैं, जिसका नाम है ख़राब है। ये एक नज़्म है और इस नज़्म के शायर हैं नियाज़ सवाती। नियाज़ सवाती की ये नज़्म मज़ाहिया शायरी पर मबनी है और कुछ नज़मों की संजीदा शायरी होती है। बच्चों, मज़ाहिया और संजीदा शायरी के माबैन बहुत फ़र्क होता है। दोनों के अपने अपने दायराकार हैं, लेकिन दोनों का मकसद तफरीह के साथ साथ मुआशरती ज़िंदगी की इस्लाह होता है। मज़ाहिया शायर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रवैयों में मौजूद बेज़ाब्तगियों को हल्के फुल्के अंदाज में तंज़ और तनकीद का निशाना बनाता है, जिससे ज़िंदगी की हकीकी सूरत सामने आती है। मज़ाहिया शायर मुआशरती ख़राबियों की बराह रास्त निशानदही करने की बजाय उन्हें मज़ाहिया रंग में बयान करता है। इस अंदाज़े फ़िक्र की वजह से हम न सिर्फ़ उन ख़राबियों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, बल्कि सोचने और तब्दीली लाने के लिए भी कोशां हो जाते हैं। और अगर ये कोशिश हम छोटी उम्र में ही शुरू कर दें, अच्छी आदतों को अपनाएं और बुरी आदतों को छोड़ दें, तो मुआशरे में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। अब हम नज़्म पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नज़्म में किन मुआशरती ख़राबियों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। पहले हम ये अल्फाज पढ़ते हैं: खू, आवा, अहलिया, मैदा, ग़िज़ा। अब हम नज़्म पढ़ते हैं, फिर तशरीह करेंगे। खाने को मिल रहा है जो खाना ख़राब है, इस वास्ते तो हाल तुम्हारा ख़राब है। हर अहलिया की खू है कि शौहर से ये कहे, बाज़ार से जो लाए हो सौदा ख़राब है। कहते हैं जब गवाले से पतला है दूध क्यों, कहता है हमसे भैंस का चारा ख़राब है। वो खा गया है मेरे भी हिस्से की सब ग़िज़ा, और ये भी कह रहा है कि मैदा ख़राब है। करने लगा इलाज मेरा जब से डॉक्टर, पहले से मेरा हाल ज़्यादा ख़राब है। हर चंद हाल ही में बनाया गया है वो, फिर भी हमारे गांव का रास्ता ख़राब है। ऐसा कोई नहीं जो कहे मैं हूँ खुद ख़राब, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। दो एक ही मशीन के पुर्ज़े नहीं ख़राब, अब तो नियाज़ आवे का आवा ख़राब है। अब हम तशरीह करते हैं। शेर नंबर 1। खाने को मिल रहा है जो खाना ख़राब है, इस वास्ते तो हाल तुम्हारा ख़राब है। तशरीह। नज़्म ख़राब है कि इस शेर में शायर नियाज़ सवाती खाने में मिलावट का ज़िक्र कर रहा है और कहता है कि आजकल मिलावट अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। हमें खाने के लिए ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो इंसान को सेहतमंद बनाने की बजाय बीमार कर रही हैं। हमें जो खाना मिल रहा है वो मिलावट शुदा है, इसीलिए ऐसी ख़राब और गैर मेरी चीज़ें खाकर हमारी सेहत रोज़ बरोज़ ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। शेर नंबर 2। हर अहलिया की खू है कि शौहर से ये कहे, बाज़ार से जो लाए हो सौदा ख़राब है। तशरीह। अहलिया यानी बीवी, खू यानी आदत। इस शेर में नियाज़ सवाती औरतों की आदत बयान करते हुए कहता है कि आजकल हर बीवी की ये आदत बन चुकी है कि उसका शौहर बाज़ार से कोई भी चीज़ ख़रीद कर लाए तो वो फ़ौरन कह देती हैं कि यह सामान इंतहाई गैर मेयारी, नाक़स और बेकार है। शौहर बेचारा बीवी की बात सुनकर परेशान है कि मैंने उम्दा चीज़ के दाम दिए हैं और उम्दा चीज़ ही ख़रीदी है, फिर भी ये चीज़ मेरी बीवी को पसंद नहीं आ रही। कसूर शौहर का नहीं है, बल्कि आजकल चीज़ें ही ख़राब आ रही हैं। उसने तो वही ख़रीदना है जो बाज़ार में मौजूद है। लेकिन बच्चों, सौदा ख़राब होने की एक दूसरी वजह भी होती है। बाज़ हज़रात जब सौदा लेने जाते हैं तो दुकानदार से कह देते हैं कि फ़लाँ चीज़ इतनी डाल दो, और ख़ुद साइड पर खड़े होकर मोबाइल पे मसरूफ़ हो जाते हैं। और दुकानदारों को ऐसे ही ग्राहकों का बहुत इंतज़ार होता है। वो अपनी मर्ज़ी से ख़राब सौदा बैग्स में डालकर इन हज़रात को थमा देते हैं, और जब ये ख़राब सौदा घर लाते हैं तो बीवी बातें सुनाती है। शेर नंबर 3। कहते हैं जब गवाले से पतला है दूध क्यों, कहता है हमसे भैंस का चारा ख़राब है। तशरीह। शायर नियाज़ सवाती इस शेर में दूध बेचने वाले गवाले की हठ धर्मी पर रोशनी डाल रहा है और कह रहा है कि मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने के लिए मुख्तलिफ़ बहाने बना रखे हैं। दूध बेचने वाले दूध में पानी की मिलावट करते हैं। अगर उनसे इस बात की शिकायत की जाए कि दूध बहुत पतला है, तो वो फ़ौरन कह देते हैं भाई हम क्या करें, हमें भैंस के लिए जो चारा मिलता है वही ख़राब होता है। ख़राब चारा खाकर भैंस पतला दूध देती है। शेर नंबर 4। वो खा गया है मेरे भी हिस्से की सब ग़िज़ा, और ये भी कह रहा है कि मैदा ख़राब है। तशरीह। शायर नियाज़ सवाती अपने बेतकल्लुफ़ अहबाब की निस्बत बयान करता है कि मेरा दोस्त सारा खाना हज़म कर गया। सारी चीज़ें खाने के बाद भी वो ये कह रहा है कि भाई मैं ज़्यादा नहीं खा सका क्योंकि मेरा मैदा ख़राब है।
غضب خدا کا، اگر معدہ خراب ہونے پر کھانے کا یہ عالم ہے تو اگر معدہ ٹھیک ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا، پھر تو میرا خیال ہے کہ سارے گھر والوں کا حصہ بھی وہ اکیلا ہی کھا جاتا۔ دوسرا، اس شعر سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ لوگ بیمار ہونے کے باوجود پرہیز نہیں کرتے، حالانکہ قول مشہور ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ شعر نمبر 5، کرنے لگا علاج میرا جب سے ڈاکٹر، پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے۔ تشریح۔ شاعر نیاز سواتی اس شعر میں اپنا حال بیان کرتے ہوئے ڈاکٹروں کی لاپرواہی کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیمار ہو کر ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تاکہ اس سے میں اپنا علاج کروا سکوں۔ ڈاکٹر نے میرا علاج شروع کیا مگر اس کے علاج سے فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی کیونکہ ڈاکٹر جس دوائی سے میرا علاج کر رہا تھا وہ دوائی بھی خراب تھی۔ خراب دوائی کھا کر آرام کیا آتا، الٹا زیادہ نقصان ہو گیا۔ شعر نمبر 6، ہر چند حال ہی میں بنایا گیا ہے وہ، پھر بھی ہمارے گاؤں کا رستہ خراب ہے۔ تشریح۔ ہر چند، کیسا ہی، کتنا ہی۔ شاعر اس شعر میں بددیانت ٹھیکیدار اور مستریوں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چند دن پہلے ٹھیکیدار نے ہمارے گاؤں تک جو سڑک بنائی تھی وہ اتنی خستہ اور ناپائیدار تھی کہ چند ہی دنوں میں اکھڑ گئی، یعنی ٹھیکیدار نے اسے صحیح طریقے سے نہیں بنایا تھا، اس نے صرف اپنے پیسے کھڑے کیے تھے اور سڑک کی تعمیر میں ناقص مواد استعمال کیا تھا۔ شعر نمبر 7، ایسا کوئی نہیں جو کہے میں ہوں خود خراب، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں معاشرے کی اصل خرابی پر روشنی ڈال رہا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہر شخص اس خرابی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا رہا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں خود خراب ہوں، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، بلکہ وہ زمانے کو الزام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ وہ زمانے کو تو برا بھلا کہہ رہا ہے مگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ شعر نمبر 8، دو ایک ہی مشین کے پرزے نہیں خراب، اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں معاشرے کو مشین سے تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی بھی مشین کی تیاری میں مختلف پرزے استعمال ہوتے ہیں، ایک آدھ پرزہ خراب ہو جائے تو مشین قابل استعمال رہتی ہے اور ان پرزوں کی مرمت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ساری مشینری ہی خراب ہو جائے تو مشین کی مرمت کرنے کی بجائے مشین بدلنا پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی معاشرے کا ایک آدھ آدمی تباہ حال ہو تو اس کی اصلاح ممکن ہے، لیکن اگر سارے کا سارا معاشرہ ہی خراب ہو جائے تو اس کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے؟ یہاں تو پورے کا پورا معاشرہ ہی خراب ہے۔ بچوں، شاعر نے اس نظم میں معاشرے کی برائیوں اور خرابیوں کا ذکر کر دیا ہے۔ بچوں، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس میں معاشرے کی خرابیوں کا ذکر ہے اور ان برائیوں کو کیسے ختم کرنا ہے اس کا بھی حل پیش کیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ العصر۔ آئیے میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتی ہوں۔ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔